वनक्कम नींगल पार की रीडकल आर्वम अर्थात आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्वम। ये लल्लन टॉप का एक नया शो है जिसमें हम दक्षिण भारतीय राज्यों के साहित्य, संस्कृति, समाज, सिनेमा और सियासत यानी समय के बारे में बात करते हैं। आर्वम में मेरे साथ होती हैं मेरी सहयोगी अक्षिता नंदगोपाल। पहले तो ये बताओ मेरा इंट्रो कितना धांसू था? परफेक्ट। यपड़ीर किंग है सौरभ। यपड़ीर किंग है मतलब कैसे हो आप? यपड़ीर किंग किंग मतलब आप कैसे मतलब हो? रेस्पेक्ट के साथ मैं बोल रही हूँ। तो आज के लिए 2 वाक्य हो गए हैं। अरे आपका इंट्रो तो बेस्ट था और मतलब आप देख रहे हो सौरभ पूरा विश फुलफिल कर दिया। बहुत मेहनत। ये मेरी दोस्त हैं, बेंगलुरु में रहती हैं, बैंक में कर्मचारी हैं, स्वाति। उन्होंने ये मेरे लिए भिजवाया हाँ, है। ये कर्नाटका से है। हाँ, लेकिन केरला तमिलनाडु में सब बहुत पॉपुलर है ये। अच्छा। और ब्लैक वेष्टी, कर्प वेष्टी, मंदिर सट्टे। कर्प मीन्स ब्लैक। अच्छा, तो ये अक्सर तो हमने देखा है कि सफेद रंग की वेष्टी पहनी जाती है। सफेद पहनते हैं क्योंकि मतलब ऑस्पिशियस मानते हैं, या कॉमनली भी क्योंकि बहुत गर्मी है ना, शायद इसकी वजह से ज्यादातर लोग व्हाइट ही पहनते हैं। पर जो वाइको एक वहां पे लीडर थे, पीएमके के लीडर थे ना? हाँ, एमडीएमके के। अभी एमडीएमके पीएमके नहीं। अच्छा, एमडीएमके के लीडर वाइको, वो वाजपेयी साहब की सरकार में उस समय ब्लैक, लेकिन अभी आप देखोगे व्हाइट ही पहनते हैं। अच्छा, तो कोई वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता था क्या? शायद, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक नहीं पहन सकते हो। ब्लैक तो पहन सकते हो, लेकिन हमेशा थोड़ा सा अगर केरला में पहनते हो फॉर एग्जांपल, तो वो शबरीमला से करस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि जब मैं सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा तो मैं हाँ, ब्लैक तो उस समय ब्लैक पहनते हैं ना, तो उस समय ब्लैक वेष्टी पहनते हैं। अच्छा, मुंड बोलते हैं केरला में। केरल में धोती को मुंड बोलते हैं, तमिलनाडु में वेष्टी, तेलुगु में पंचा। और कर्नाटका में? कन्नड़ा में पता नहीं मेरे को। देख रहे हैं जज साहब मेरा कन्नड़ा बहुत वीक है। तो आर्वम में इस हफ्ते हम क्या बात करेंगे इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। केरल में एक बड़ा दिलचस्प आदेश आया है जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आदेश ये है कि सभी स्कूलों में कोएड शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात लड़कियों और लड़कों को एक साथ पढ़ना चाहिए, विच इज़ अ वंडरफुल डिसीजन। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म और कई इस पे मसलों पर विरोध हो रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तमिलनाडु में हम क्या बात करेंगे? तमिलनाडु में राजीव गांधी असैसिन पेरारिवालन जो है, उनके नाम तो आप सुना होगा जी, जिसने बैटरी मुहैया करवाई थी और अभी आजीवन कारावास के बाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बड़ी हिमायत की कि उनको रिलीज कर दिया जाए। मतलब फेलिसिटी सेलिब्रेट कर लिया जी। तो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर लिया, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए क्या रीजन है। और मतलब हमारा कोशिश ये होगा कि ज्यादातर नॉर्थ में मेरे से पूछते हैं जब ये स्टोरी करते हैं कि इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हत्या की गई है। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस एपिसोड में। ओके, और एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे। कर्नाटका से बहुत दिलचस्प खबर है जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो ये है कि हम में से कई लोगों के आराध्य भगवान हनुमान कहाँ पैदा हुए थे, उनका हैप्पी बर्थडे कहाँ पे हुआ था? बहुत बड़ा डिबेट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात के बीच? महाराष्ट्र भी है। गुजरात है? मैंने सोचा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है। नहीं, अभी देखते हैं। सच टीम ने पूरा पोथा पकड़ाया है ना। और इसके बाद बारी आएगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, जहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि सारी फिल्मों की शूटिंग बंद क्यों कर दी गई है। सारी फिल्मों की शूटिंग एक साथ बंद कर दी गई है। क्या बोलते हैं उसको? टॉलीवुड। कॉलीवुड इज तमिलनाडु, मॉलीवुड इज मलयालम, टॉलीवुड इज ये, एंड सैंडलवुड इज कर्नाटका। एग्जैक्टली। 4 में 4, 100%। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद केरला देन। अरे पहले तो कॉफी भी आ गई है। आपके पूरा लुक कंप्लीट है। अभी सौरभ जी थोड़ा खड़े होकर सबको दिखाइए। हेलो बोलो कैमरे को। उधर बोलो, जोर से बोलो। हेलो। जय माता की। जय माता की। ये शिवेंद्र हैं, ये आर्वम के प्रोड्यूसर हैं, सारी रिसर्च यही करते हैं, और आज इन्होंने एक नई चीज सीखी है। उधर देखो बेटा, कैमरा उधर है। तेरा ध्यान किधर है? कैमरा उधर है। आज इन्होंने एक नई चीज सीखी है। मेरा हीरो इधर है कि दफ्तर में फिल्टर कॉफी भी मिलती है। जी सर। वो जी सर, जो कटोरी है ये डोसा बनाने वाली है। आई हैव जस्ट अरेंज्ड दिस। नहीं, इससे डोसे को फैलाते हैं।
ये वो वाली कटोरी है? अरे इसके बाद डोसा मत खाइए वहां पे प्लीज। क्यों? आपके मतलब आपको ऐसे दे दिया? हाँ हाँ, इससे आपको ये पता चलता है अक्षता जी कि इस परिसर में लल्लन टॉप का कितना है जलवा कितना है, पावरफुल है। Powerful लेकिन आप खड़े होकर एक बार सबको दिखाइए कि आप कैसे इतना ट्रेडिशनली पहन लिया, और क्या कंफर्टेबल है? सो आई विल बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। उसकी वजह यह है कि उत्तर भारत में गांव के इलाकों में तहमद या लुंगी पहनने का चलन है। उसको हालांकि बांधते इस तरह से नहीं है, जो तहमद होती है वो आकार में इससे छोटी होती है, तो उसको बीच में गांठ लगाते हैं। तो वो हम घर पे बहुत पहनते थे, और ख़ास तौर पे जब हम लोगों को छोटे में वो शौक होता है ना कि आप अपने पिता की तरह दिखना चाहते हैं, आप बड़े लोगों की तरह दिखना चाहते हैं। हाँ। तो उसमें कई ख्वाहिशें होती हैं कि आपकी थाली वैसी सजाई जाए जैसे पापा चाचा की सजती है, मम्मियों की सजती है। उसमें 3 व्यंजन हो, सलाद हो, एक हरी मिर्च ज़रूर रखी हो, चटनी रोटी हो। बड़े लोग मिर्ची खाते हैं ना, तो आपको अच्छा। बड़े बड़े। तो कई बार क्या होता था कि जब मेरे पापा कहीं गए होते थे, उनके जो कपड़े टंगे होते थे, तो मैं किसी तरह से उनमें घुस के पूरा कॉस्ट्यूम जैसा। हाँ पहन लेता था। तो तहमद पहनना हमने वहाँ पे सीखा, और धोती का चलन है। तो पर बिल्कुल उसको- सेम है? नहीं ऐसे नहीं है, थोड़ा डिफरेंट। ऐसे तो लपेटने में, चूंकि ये पूरा एक रैप आता है, हाँ। तो वॉक करने में थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, पर इट्स इजी टू वॉक। मतलब मैं मजाक में ऐसे पेंगुइन की तरह चल रहा था कि खुल ना जाए पर, और क्योंकि दक्षिण भारत में तो हमने देखा ही है कि लोग सब काम ही करते हैं, इसको पूरा पहन ऐसे- के चलते ऐसे हैं, लिफ्ट फिरते करके हैं, सब कुछ, ऊपर बांध पेड़ के के बाइक ऊपर भी चलाते कूदते हैं, हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर नारियल लेते के पेड़ पे, है ना। तो ये मैं दरअसल, पर ये मैं लाया दक्षिण भारत से नहीं हूँ। अच्छा। मैं उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, महाकाल के नाम से। तो मैं जब भी इंदौर या उसके आसपास जाता हूँ तो एक बार वहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो मैं महाकाल के दर्शन के लिए गया था, तो उसमें 2 लालच रहते हैं। एक तो महाकाल का दर्शन है, और दूसरा वहाँ पे भोला गुरु की पूड़ी बहुत अच्छी मिलती है। कभी मैं आपको लेके चलूँगा उज्जैन, है ना। आरवम वहां से कर रहे हैं। आरवम वहाँ से करेंगे, पूरे देश में घूम घूम के आरवम करेंगे। बिल्कुल। तो इतना दिव्य है अक्षिता जी, एक कांसे का बड़ा सा टब टाइप का होता है, गहरा सा। कासे का मतलब? फूल, आप मान लो कि पीतल के करीब का एक मिक्स एलॉय है। हाँ, अच्छा। पीतल, ब्रास, हाँ। है ना। तो उसमें पीतल, तांबा, थोड़ा सा तांबे को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास का थोड़ा सा मिक्स सा रहता है। उसका बर्तन बनता है, उसमें देसी घी में सिकी हुई गरम गरम फूली हुई पूड़ियाँ आ रही हैं, बेहद मुलायम पूड़ियाँ, है ना, जो आपके दांत आपका उसमें ऐसे धसे जैसे गरम चाकू मक्खन में जाता है। ओहो। और साथ में एक आलू की सब्जी होती है, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी होती है, अचार होता है, चटनी होती है, और एक दोने में बगल में जलेबी भी होती है, और दूसरे दोने में वो मक्खन वड़ा है, जिसको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बालूशाही कहते हैं, लेकिन बेहद मुलायम होती जो है। लोग वहां पे रहते हैं, मतलब उनको कुछ चांस ही नहीं है वेट लॉस का। तो खैर वहां से मैं ये लेके, वहां पे ये ब्लैक वेष्टी और एक जामुनी रंग की वेष्टी। अच्छा। हाँ, तो वो जो पूजा करते हैं वहां पर पुरोहित मंदिर में, गर्भगृह में, वो प्रायः जामुनी रंग की वेष्टी पहनते हैं। तो मैं एक वो भी लेके आया था। तो मैं घर पे तो इसको पहनता था, पर आज मुझे लगा कि मौका है कि हाँ, इसको। और मतलब इतने ज्यादा हमारे कमेंट्स भी आया था इसी के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये- लास्ट एपिसोड जब आप नहीं थे, जी, बहुत कमेंट्स आया था कि सौरभ ने बोल दिया कि ये पहनेंगे और अभी गया, गायब हो गया। वेष्टी पहनना अभी सीखने गया एटलीस्ट था। चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। यस, नहीं कोई चैलेंज नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मैं देश की, दुनिया की सभी पोशाकों में कंफर्टेबल फील करूं। सबसे ज्यादा मशक्कत मुझे लगता है मुझे आएगी स्कॉटिश पोशाक में। अच्छा, स्कर्ट्स। हाँ, है ना। हाँ, हाँ। और अभी हम लोग यूनिफॉर्म के विषय पे आएंगे भी जब केरल पे करेंगे, पर आप मेरा अरे तोहफा एक दे सेकेंड। दीजिए। हाँ, मैं बार बार देखो वहां देख रहा था कि अब इनको ध्यान आए, अब ध्यान आए। एटलीस्ट लेकर आई थी, लेकिन ये आपके लिए है, एब्सोल्यूट बिगिनर्स के से लिए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सौरभ, दिस इज फॉर यू। आपके बर्थडे कब है? अप्रैल में भी। एडवांस्ड। अच्छा, तो फिर बिलेटेड है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ठीक है। स्पोकन तमिल फॉर एब्सोल्यूट मोटा बिगिनर्स, बुक दे दिया मैंने, संजय डी। स्कूल एक्सरसाइज जैसा। विद कीज एंड फ्री ऑडियो अवेलेबल ऑनलाइन। और कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस करना है सब कुछ लिखा है इसमें। अंग्रेजी में है, समझ रहे हो, 2 भाषाओं की मशक्कत है गुरु।
शॉर्ट वॉवल आ, फिर आई आ गया, वो जैसे आ आई, ई ई ई वो ई है, ई वैसे ऊ। हाँ। अच्छा, ये सब उच्चारण वही vowels है। है, हाँ, ये सब वॉवल्स है। फिर ऊ के बाद ई, ये क्या है? ए ए, ये ओ आओ, आए, हाँ आए, हाँ, आए तो होता ही नहीं है। आए, हाँ। तो आ ई ऊ ए आई ओ वैसा है। आए ओ, तो ये दो कैसे हो गए? ओ वैसे ना, मतलब जैसे औ। सब कुछ, हाँ ई है ना वैसे। तो इंटरेस्टिंगली तमिल अल्फाबेट में एक अल्फाबेट है जो मतलब पूरा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप देखोगे 12 वॉवल्स है, फिर आपका कॉन्सोनेंट्स है जैसे नॉर्मली है, और एक अल्फाबेट है जो तमिल में बोलते हैं आई द एर्थ। आई द एर्थ, हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस ये तो 3 गोले हैं। बस यही है आई द एर्थ। आई द एर्थ, एक फिल्म आया था ना मणिरत्नम की, यहाँ पे क्या नाम था इसका, जहाँ पे 3 एक्टर्स थे, अजय देवगन, जो युवा, हाँ Yes. तमिल में आई द एर्थ का नाम था। आई द एर्थ, युवा का नाम आई द एर्थ था। नहीं, आई द एर्थ तमिल फिल्म के नाम था। हाँ, वही और मतलब इसलिए तमिल में उसका क्योंकि हाँ टाइटल। 3 लोग थे ना, हाँ। और ऐसे दिखता है तो 3 लोग। आई द एर्थल, आई द एर्थ, आई द एर्थ, ZH है ना जो मैं बोल रही थी आपको, रा, कोरी कोड, कोरी कोर। कोरी र। बाकी Time अभ्यास लगेगा। कैमरे के पार होगा। अक्षता जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये तोहफा दिया। ये पहला अक्षर है, छोटा आ आ। जी, सी शुरू लड़का कर बहुत लिया तेजी से learning। सीख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अब सिलसिला शुरू करते हैं, केरल के फैसले पर बात करते हैं। तो केरला में अभी जो चाइल्ड राइट्स पैनल है, उन्हें बोल दिया कि जितने भी स्कूल्स है केरला में सब कोएड बना दो, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स। और काफ़ी मतलब अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड पे ऐसे है कि गर्ल्स ओनली स्कूल्स है, बॉयज़ ओनली स्कूल्स है। तो इस स्टेप इसलिए ले लिया, और हम तो मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि केरला बहुत प्रोग्रेसिव है। तो ये स्टेप इसलिए ले लिया क्योंकि बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी के लिए और जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स को गर्ल्स जैसा फीलिंग है या बॉयज़ को बॉयज़ जैसा, उनको जेंडर से आइडेंटिफाई मत करो। इसकी वजह से बोल रहे हैं सबको कोएड बना दो। ये बेसिकली केरल स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उनका ये दरअसल आदेश नहीं है, एक सुझाव है, निर्देश। हाँ सुझाव जैसे, मतलब पहले तो मतलब इतना कंफ्यूजन था, सब बोल रहे थे कि ऑर्डर हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर से होना है। क्योंकि जो वर्डिंग था, अगर आप देखोगे वो रिपोर्ट में ऐसा था कि 90 डेज में गवर्नमेंट में हमको मतलब रिपोर्ट दे दो और नेक्स्ट Detailed एकेडमिक report। ईयर से, हाँ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से कर लो, एक्शन प्लान पेश करो। हाँ। तो इसलिए सबको लग रहा था कि मतलब होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे क्लैरिफाई कर दिया, बोल दिया कि ऐसा ये मतलब जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, एडवाइजरी हाँ, है। और इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही है, हम देख रहे हैं वैसा है। अच्छा, मैं पहले तो इसकी पॉलिटिक्स पे बात करूं। एक निहायत ही वाहियात बयान आया है। IUML के विधायक हैं MK मुनीर, हाँ। कह रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी में दखल देने के लिए जो केरल की लेफ्ट सरकार है वो इस तरह का कंसेप्ट ला रही है, वो रिलीजन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद सुनिएगा, कहते हैं अगर CM पिनराई जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो वो खुद क्यों साड़ी नहीं पहन लेते और अपनी पत्नी को पैंट क्यों नहीं पहना देते। तो मुनीर बट ये साहब, थोड़ा मतलब ऑपोजिट मैसेज है ना। मुनीर साहब, पहली बात तो ये है कि अगर पिनराई विजयन का मन होगा तो वो साड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनकी पत्नी का मन होगा तो वो पैंट भी पहन सकती हैं। ना साड़ी पहनने से पिनराई का जेंडर या प्रेफरेंसेस या बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और ना पैंट पहनने से उनका। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, स्कूलों में रिलीजन का कितना काम होना चाहिए, इसको लेकर भी मेरा ये आग्रह है कि भारत में उपलब्ध तमाम धर्मों और उनके शास्त्रों के प्रति उत्सुकता, आर्वम, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, बस इतना काम होना चाहिए। बाकी बच्चे बच्चियां अपने हिसाब से उस स्पेस को एक्सप्लोर करें और घर में एक्सप्लोर करें। स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई जाए, सोशोलॉजी पढ़ाई जाए, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, मैथ्स पढ़ाई जाए, वो ज़रूरी है। तो ये क्या इसी तरह के बयान देते रहते हैं क्या ये महाराज? नहीं, देखो IUML एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनका कंफ्यूज्ड है या ये
लिबरल नहीं है, कट्टरपंथी हैं। वही प्रॉब्लम है कि उनको कुछ मिडिल ग्राउंड लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि लिबरल है या मुस्लिम राइट्स के लिए वो वॉइस होगा, तो उसके बीच में ना, उस चक्कर में मतलब पूरा कंफ्यूज्ड है ये पार्टी। लेकिन जो एमके मुनीर ने बोला है उसके ऊपर अगर आप देखोगे, पार्टी ने ऐसे कुछ कंडेम नहीं किया। IUML का स्टेटमेंट नहीं आया कोई, कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो कंफ्यूज्ड है ना कि अगर वो कंडेम कर दिया वो मुस्लिम वोट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बॉडीज जो है वो सब, जो एमके मुनीर ने बोला है सीएम के बारे में नहीं, लेकिन ये ऑर्डर अपोज करना है, तो वो सब बैक कर लिया, इसको बोल दिया कि हाँ सही है, अलाउ नहीं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है, यही प्रॉब्लम होगा कि अगर ये इम्पोज कर दिया तो क्या ज़्यादातर जो मतलब आपके रिजर्व्ड फैमिलीज है, क्या वो उनके बेटियां या बेटे विड्रॉ करेंगे स्कूल से, बोल देंगे कि अगर ऐसे ऑल गर्ल्स स्कूल नहीं है तो हम पढ़ाई बंद कर लेंगे। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर हो गया। नहीं, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ इस तरह की गीदड़ भपकियों की वजह से एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म को रोका नहीं जा सकता। जरूर, मैं बोल दूंगी कि कहीं पे स्टार्ट तो होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो सही है। जनरल एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वी सीवन कुट्टी, उन्होंने भी यही बात कही कि ये रातों रात लागू नहीं किया जाएगा, हर इंस्टीट्यूशन को कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। जैसे फ़र्ज़ करिए कि कोई लड़कों का स्कूल है और वहाँ पे अब लड़कियों का भी दाखिला होना है, तो स्टाफ में टीचर्स रहें। मैंने मैडम इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहाँ केरल में एक डिबेट ये भी चल रही है कि जो संबोधन हो वो भी जेंडर न्यूट्रल हो, तो सर और मैडम के बजाय टीचर कहा जाए। हाँ, और यूनिफॉर्म्स भी जेंडर न्यूट्रल हो, जैसे कि एक अगर स्कूल में लागू भी किया गया है शायद। हाँ, एक तो स्कूल में हो गया ऑलरेडी, 2018 से शुरू हुआ ये। अगर आप देखोगे साथ में हमारे यूनिफॉर्म्स जो है स्कूल में, ज़्यादातर ऐसा है कि पहले तो स्कर्ट शर्ट होगा, लेकिन हाई स्कूल में मोस्टली सलवार है, सलवार दुपट्टा के साथ। अच्छा, ज्यादातर स्कूल्स में वो वैसे ही है केरला में। तो अभी बोल रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल रखो, सबको सेम यूनिफॉर्म, पैंट्स और शर्ट। एक लंबा घुटन्ना, घुटना बोलते हैं नी को। अच्छा। तो जो नी तक की लेंथ वाला पैंट होता है ना, हाफ पैंट, अच्छा, उसको हम लोग लोक भाषा में घुटन्ना बोलते हैं। तो ऐसे ही है ना, अच्छा वर्ड है। हाँ, एक लंबा सा घुटन्ना। हाँ, लड़के लड़कियों दोनों के लिए वो जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म था, वो प्राइमरी स्कूल के लिए था। तो वैसे वो रिफॉर्म भी आप बात कर रहे हैं जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के बारे में, जेंडर न्यूट्रल स्कूल्स के बारे में, तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड है। जैसे मैं काफ़ी मतलब बात कर रही थी लोगों से और बोल रहे थे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एक्साइटेड है, बोल रहे हैं कि क्यों नहीं। लेकिन आप कोएड में पढ़ी हैं? ऑल गर्ल्स या नहीं, मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी। हाँ। लेकिन स्कूल तो कोएड था। सो आपका क्या ख्याल है, कोएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये स्टेप है कि मतलब जेंडर इक्वालिटी करना है तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है। एक चीज़, दूसरा चीज़ यही प्रॉब्लम हो जाता है ना कि अगर बहुत कंजर्वेटिव स्कूल है तो लोगों को जैसे गर्ल्स या बॉयज़ को कैसे इंटरेक्ट करना है कभी भी पता नहीं चलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। यस, और क्योंकि आप आगे चल के जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कोई वोकेशनल कोर्स करने जाएंगे, नौकरी वर्क स्पेस में जाएंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ तो दोनों ही जेंडर के, बल्कि हर जेंडर के, सिर्फ 2 जेंडर नहीं होते हैं, और भी जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं। और इस एज में इतना मतलब इम्पोर्टेंट है स्कूल के एज में। जैसे अगर आप बॉयज स्कूल में थे। जी, मैं बॉयज स्कूल। तो अगर आपके स्कूल में सडनली बोल दिया कि हम कोएड बनाएंगे, इतने खुश होगा ना आपको। मेरे को पता है, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स स्कूल दोनों में मतलब पूरा सेलिब्रेशन ही होने वाला है। हाँ, मतलब जो खुशी, जोक्स और वो सब अपार्ट, जो आपको ये भविष्य के लिए समाज, स्कूलों का काम यही है, स्कूलों कॉलेजेस का, कि दे प्रिपेयर यू, ट्रेन करते हैं, है ना। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। इसमें एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आई है रेनी एंटनी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना कहना भर काफ़ी नहीं कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, आपको स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल एक्सपीरियंस उनको हो, इसके लिए मदद करनी पड़ेगी। और इसमें स्टाफ में फीमेल टीचर्स भी हों, वॉशरूम ठीक हों। कई लोगों ने इस तरह की चीज़ें भी उठाई कि साहब वो जब टॉयलेट जाएंगी लड़कियां तो कैसे करेंगी मैनेज, तो जो लड़कियां दफ्तर आती हैं और ट्राउज़र पहनती हैं तो वो कैसे मैनेज करती हैं, मतलब अगर इस आर्ग्यूमेंट से जाएं तो। अभी जो बोल रहे थे कि चाइल्ड राइट्स पैनल जो प्रपोज किया है, इसने भी बोल दिया कि जितने भी स्कूल्स है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। हाँ, कि सही एमिनिटीज है दोनों साइड, सीसीटीवी, वॉशरूम ठीक है भी कि चाहिए, नहीं, हाँ सब कुछ होना चाहिए। और उस तरह की काउंसलिंग भी कि जब स्कूलों में
लड़कियों के पीरियड शुरू होते हैं तो उस समय काउंसलिंग की, दोनों ही लड़के लड़कियों में जो शारीरिक बदलाव आते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो उस समय की काउंसलिंग के लिए भी आई बिलीव कि वहाँ पर लोग होने चाहिए जो गाइड कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों के साथ बहुत शेम जोड़ दी और गई है। इंडियन एजुकेशन में फोकस ही नहीं करते हैं, तो हाँ, शायद अभी बिल्कुल बात केरला नहीं से करते शुरू हैं। हो रहा है, सो होपफुली स्प्रेड हो जाता है पूरे देश में भी। डॉक्टर मोहन रॉय हैं मनोचिकित्सक, उन्होंने भी ये बात कही कि हर सर्वे में सामने आया है कि सेम सेक्स स्कूल के बजाय जो कोएड स्कूल होते हैं वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं दे आर मोर कॉन्फिडेंट, सोशली वो ऑकवर्ड फील नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे एक जुड़ा मामला ये जो यूनिफॉर्म का है, घुटन्ना, ये तो मैंने बता दिया, पर फिर भी कई विरोध चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप ये पैंट पहना के किस तरह का कल्चर बिल्ड करना चाहते हो। जेंडर नेगेशन बोलते हाँ हैं जी। इसको, मतलब आप उनके जेंडर कैंसिल कर रहे हो, वैसे बोलते हैं कि लड़के और लड़कियों को ऐसे नहीं फील करते हैं कि वो लड़के और लड़कियां हैं, वो अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही नहीं है। एक मसला और केरल में चल रहा है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि कई स्कूलों ने ये कहा कि जो टीचर्स हैं वो साड़ी पहन के आए, फीमेल टीचर्स। हाँ हाँ हाँ। तो इस पर भी ज्यादातर अगर आप विरोध हुआ। देखोगे, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे स्कूल में एक टीचर भी सलवार कभी नहीं पहनती थी, सब साड़ी पहनते थे, सब के सब। और अगर मतलब कभी नहीं हुआ एक्चुअली कि टीचर कुछ और पहन ले, सिर्फ साड़ी पहनते थे। पर आर बिंदु जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, अगर आप सलवार सूट भी पहनना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा जब एक जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, और ये गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस किया था जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म, तो इसलिए बोल दिया कि देखो अभी के लिए प्राइमरी स्कूल में किया है, हाई स्कूल में अभी भी जो लड़कियां हैं वो अभी भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और टीचर्स के लिए कुछ रूल नहीं है अभी। तो सब कुछ मतलब प्रपोजल है, लेकिन हमारे सिर्फ ये है कि अच्छा स्टेप्स है ये सब, और अच्छे डिस्कशन है। अच्छा, कि करना चाहिए। कोजी कोड बोलते हैं, क्या बोलते कोरी कोड, कोडी कोड, कोरी र कोरी कोड, कोरी कोड, जिसको हम अभी तक कोजी कोड बोल रहे थे। नहीं प्लीज, कोरी कोड है। वहाँ पे जब ये जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म लागू हुई तो मुस्लिम छात्र संघ ने इसका विरोध किया, स्कूलों के बाहर धरना किया, और वो भी IUML से लिंक्ड है। जी, IUML का जो स्टूडेंट विंग है, उन्होंने कहा कि ये फीमेल स्टूडेंट्स के मनचाहे कपड़े पहनने के अधिकार का उल्लंघन है। आई डिसएग्री विद इट। आपकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं आपके घर में हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म इसीलिए लाई जाती है ताकि सब बच्चे एक जैसा महसूस करें, और उस यूनिफॉर्म में जाहिर सी बात है मॉडेस्टी का तो ख्याल रखा ही जाता है। ये तो मतलब कर्नाटक में भी बहुत बड़ा डिबेट हो गया। तो वहाँ पे भी मेरा यही रोक है कि स्कूल का जो नियम है आपको उसको फॉलो करना। और देखो जब हम स्कूल में थे ऐसे कुछ बात ही नहीं था ना, यूनिफॉर्म में आओ, मतलब शूज भी गलत है तो पनिशमेंट। तो हम कहेंगे नहीं साहब हम पीटी शूज नहीं पहनेंगे, हम तो स्पोर्ट शूज पहनेंगे, बस मेरे माई चॉइस। ऐसा नहीं होता है, स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, यूनिफॉर्म के पीछे एक मंशा होती है। मिनिस्टर ने इसमें बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हम एक नए केरल के लिए तैयार हैं, इसके लिए बच्चों को स्वतंत्रता और समानता के माहौल में शिक्षित करने की ज़रूरत है, बिना किसी चिंता के पढ़ाई करनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म से लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुविधा महत्वपूर्ण है, कंजर्वेटिज्म हमेशा ऐसे बदलावों का विरोध करेगा, डरो मत, कोई भी मौजूदा पोशाक स्वाभाविक रूप से नहीं आई बहुत है। अच्छा मैसेज है। और ये गवर्नमेंट ने भी मतलब बहुत पब्लिकली बोल दिया कि हम जेंडर इक्वालिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए स्टेप्स लेंगे, तो मतलब उसी डायरेक्शन में ले भी रहे हैं, तो वो अच्छा है। स्कूल्स में जेंडर पे बात हो रही है तो पलक्कड़ में, पलक्कड़ बोलते हैं, पालक्काड, पालाकाड, अच्छा पालाकाड में एक बार बोबन मट्टू मंथा करके एक सोशल वर्कर हैं, हाँ। और उन्होंने कई लिटिगेशंस दायर की थी। उनका ये कहना था कि ऑफिस स्पेस में भी जो संबोधन हो वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। सरकारों को इस तरह के डायरेक्टिव कि आप अधिकारियों को उनके पद नाम से बुलाएं, बीडीओ हैं तो बीडीओ बोलें, पद मतलब जिस पोस्ट पर वो हैं। अच्छा, हाँ 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 जैसे आप को होस्ट हैं हाँ, इस आर्वम शो की, और होस्ट और होस्टेस वैसा कुछ हाँ, है। होस्ट और होस्टेस की जगह वो जेंडर न्यूट्रल पूरा एक वर्ड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इसके बाद ही ये जो टीचर वाला सिलसिला है ये शुरू हुआ, जेंडर जस्टिस के कंटेक्स्ट में ये पूरी बात कही गई थी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि हम लोगों ने बचपन में जीके की क्लास में पढ़ा था कि कौन सा राज्य है जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, और फिर हम लोग जवाब याद करते थे केरला। तो क्या वजह रही इतने शानदार वहाँ पे
एजुकेशन इतना अच्छा जी। है। मेरे को लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत स्टेप्स लिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि ऐसा प्रोग्रेसिव टॉपिक जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो स्टेप्स है एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में लिया है पहले, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में लिया है। वो उससे ही पता चलता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स इतने एम्पावर्ड है, इतने अच्छा एजुकेशन देते हैं कि ग्रास रूट लेवल में बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे केरला में सबको एक्सेस है, और उससे ही शुरू हो जाता है ना कि सबको एक्सेस है स्कूल्स में, एजुकेशन में, और फिर आपका लिटरेसी हर गांव में स्कूल है अच्छे से बने हुए हैं, और बहुत अच्छे स्कूल्स है, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है। और क्योंकि आपके लिटरेसी रेट ऑलरेडी हाई है, उसकी वजह से अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है तो आप ऑटोमेटिकली एजुकेटेड हो जाओगे। हाँ, अच्छा, हमारी रिसर्च टीम ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि इस अच्छी लिटरेसी रेट की जो वजह हैं उसमें कुछ हिस्टोरिकल वजहें भी हैं। जैसे वहाँ पे ईसाई मिशनरीज़ का बहुत असर रहा है, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, और वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अलावा वो करते हैं हॉस्पिटल और स्कूल्स पर। वो तमिलनाडु में, केरला में, दोनों जगह में ऐसे है कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज कॉन्वेंट स्कूल, मिशनरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उनके मतलब जो भी उनके चर्च में आते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन या फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, वैसे स्टेप्स लेते हैं। काफ़ी पॉलिटिकल भी है क्योंकि लोग बोलते हैं कन्वर्जन को बढ़ावा देते हैं, ये इल्ज़ाम भी लगता है। तो वो करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि यस, उसकी वजह से लिटरेसी रेट अच्छा है, मेडिकल केयर भी एक्सेसिबल है उसकी वजह और से। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि जो कोचीन और त्रावणकोर की रियासतें थीं, जो ट्रावनकोर, हाँ, जो केरला के उन्होंने पहले नाम बहुत था, एजुकेशन पर जोर दिया था। तो ये दो वजह रहीं, और फिर वहाँ पे लगातार जो सरकारें आई, चाहे वो केरल की में कांग्रेस की सरकार रही हो या लेफ्ट फ्रंट की सरकार, LDF, उन दोनों ने ही एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। ओवरऑल भी मुझे लगता है कि सोसाइटी के तौर पे लोग बहुत अवेयर हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को लेके, बहुत पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में। ऐसा है क्या? तो मैं बोलती हूँ एक चीज़ कि एक बार मैं केरला गवर्नर से बात कर रही थी, आरिफ मोहम्मद खान, हाँ, और ही इज अ स्कॉलर। हाँ, और उनका एक ऑब्जर्वेशन था केरला के बारे में जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोल रहे थे कि शायद इफ़ आई रिमेंबर राइट यही स्टोरी था, कि बोल रहे थे कि एक बार कोई रोड पे ऐसे गिर गया या कुछ हुआ था उनको, जितने भी लोग हैं सब आकर हेल्प करेंगे, वही स्पिरिट ऑफ केरला है, वैसे बोलते हैं। और बहुत अच्छा से मतलब उनका स्टोरी है, मैं तो मतलब इसने क्रिस्प सी एक लाइन में बोल दिया, लेकिन जैसे उन्हें डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छा था। और मतलब यूपी से है ना आरिफ मोहम्मद खान जी, उत्तर और प्रदेश के यहाँ रहने से वाले हैं। केरला जाकर वो बोलते हैं कि मेरे को केरला ही घर है अभी, मैं मानता हूँ कि केरला मेरा घर है। वंडरफुल। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हम आरवम के एपिसोड्स केरला से, हाँ, कम से कम एक तो शूट करें। मतलब कई तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हफ्तों का गैप होता है, हाँ, और टॉपिक आपको रेलेवेंट रखना एक होता दिन के है। लिए जा सकते हैं। हाँ, नहीं जाएंगे, 2-3 दिन के लिए जाएंगे। क्लब इट विद वीकेंड। हाँ, मैं एक बार और रिमाइंड कर लूँ कि सौरभ एक बार भी केरला नहीं गए हैं, तो एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। ये जुड़ी है इनके दूसरे घर से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, टॉलीवुड से। वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई है। हाँ, और सबसे बैड न्यूज़ ये है कि पुष्पा 2 की फिल्म डिले हो गया, मतलब शूट अगस्त से शुरू होना था, डिले हो लेट गया। आएगी। बिल्कुल, यही डायलॉग होगा अभी। रीज़न क्या है? देखो, यही प्रॉब्लम है, कोविड का प्रॉब्लम है। मतलब कोविड का स्प्रेड कुछ नहीं है, लेकिन जैसे बिजनेस को हिट किया है प्रोड्यूसर्स, अभी इनडेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते शुरू होगा, इनडेफिनेटली डिले किया है शूटिंग को। और इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बोल रहे हैं कि हमको एक सोल्यूशन चाहिए, ये OTT थिएटर ड्रामा में हमको कुछ प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। तो एक बार तो मतलब डिबेट भी हुआ था कि क्या बैन करना है OTT को, मतलब कुछ नहीं रिलीज करेंगे OTT को टॉलीवुड से, वो तो लेकिन अभी नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि एक अच्छा सा बैलेंस लेना है। दूसरा चीज़ जो बहुत डिबेट हो रहा है वो ये है कि टॉलीवुड में एक्टर्स की फीस ना, जो ये बड़ा बड़ा सुपरस्टार्स है, 60-70% तो डायरेक्टर और एक्टर्स की फीस में चला जैसे जाता है। पुष्पा 2 में मैं मतलब वही देख रही थी कि पुष्पा 2 के जो अल्लू अर्जुन के शेयर है उसमें उनको 125 करोड़ मिल रहा है पुष्पा 2 से। बहुत अच्छे। देखो, अल्लू अर्जुन तो फिल्म के हार्ट या जो भी है सोल है, लेकिन 125 करोड़ अल्लू अर्जुन के लिए, डायरेक्टर के लिए सुकुमार 75 करोड़, तो उसमें ही मतलब 200 करोड़ हो गया। और फिर फिल्म के बजट बोल रहे हैं कि 150 करोड़ होगा।
350 करोड़ के लिए मतलब वहीं पे गया प्रोड्यूसर के लिए। तो इसकी वजह से ऐसे रिकवरी नहीं हो पाती। हाँ, जैसे चिरंजीवी की आचार्य फिल्म बहुत फ्लॉप हुई, बहुत ज्यादा। 250-300 करोड़ की लागत एक्चुअली थी। 2 एक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, एक महेश बाबू हाँ। और दूसरे पवन कल्याण, ओके। क्योंकि दोनों वहां पे टॉलीवुड में बहुत फेमस है। लेकिन अभी सब बोल रहे हैं पैन इंडिया अपील होना चाहिए, क्योंकि टॉलीवुड अभी टॉलीवुड नहीं है ना, पूरा इंडिया का टॉलीवुड हो गया। मतलब थलपति विजय को छोड़ के सब लोग ये बात मानते हैं कि पैन तलपति इंडिया। विजय कॉलीवुड में है। हाँ, नहीं कॉलीवुड में है, वो मुझे ध्यान है। उनका ये कहना है ना, आई डू नॉट नीड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, नहीं देखो ऐसा तो महेश बाबू भी बोल दिया। क्या? एक बार रिसेंटली नहीं बोला कि मतलब मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरे को हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बोल दिया। लेकिन देखो महेश बाबू बहुत बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, प्रिंस बोलते हैं उनको, प्रिंस महेश बाबू। तो लेकिन यही है कि अभी पैन इंडिया अपील नहीं है, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स बोल रहे हो उनकी फीस 50 करोड़ प्लस है, क्यों इतना हाई है। पवन कल्याण को भी ये भी बोल रहे हैं, पवन कल्याण भी बहुत फेमस है, जो भी करते हैं फिल्म्स में उनको एक टर्म है पवनिज्म बोलकर। पवनिज्म, पावर स्टार पवन कल्याण बोल, पावर स्टार। तो हाँ। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया 1 अगस्त से सारी फिल्मों की शूटिंग बंद करने के ऐलान के बाद, और उन्होंने कहा कि हम एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे बेटर हो। इस चीज़ को लेके बहुत डिबेट हो रही है कि जो बड़े बजट की फिल्में हैं उनके OTT पर आने और रिलीज़ होने के बीच का गैप कम से कम 90 दिनों का होना चाहिए। जो मीडियम बजट की फिल्में हैं उनका 60 दिनों का, और जो छोटे बजट की हैं वो कम से कम 45 डेज़ के बाद आनी चाहिए, ताकि जब ये मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी आके जब फिल्म खत्म हो जाए, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर ले, उसके बाद OTT पर जाए। दूसरी बात ये कही गई कि कई प्रोड्यूसर्स का उसमें ये आर्ग्यूमेंट आया कि अगर हमारी फिल्म नहीं चल रही होती है थिएटर में, जैसे नागा चैतन्य की अभी जो फिल्म आई थैंक यू, हाँ, है ना, वो उतना परफॉर्म नहीं किया उसने। और मैंने अभी चिरंजीवी की फिल्म का जिक्र किया आचार्य, तो उनको लगता है कि अच्छा अभी थोड़ा बहुत तो बज़ है, तो जल्दी से OTT पे ले आओ तो कुछ लागत वसूल हो जाएगी, बेटर मिल जाएगा। 90 दिन बाद तो बज़ ही खत्म हो जाएगा, लोगों की वो मेमोरी से चली जाएगी, तो फिर शायद ना मिले। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के बाद टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो लोगों को मतलब हम भी यह सेंटिमेंट शेयर करते हैं कि घर में बैठकर OTT में देख सकते हैं, तो क्यों थिएटर जाएंगे। और टिकट प्राइसेस इतना बढ़ गया कि लोगों मतलब कोई नहीं जा रहा था, तो वो भी डिस्कस कर रहे थे। जो बाहर मिलती है बाजार में 20 रुपए की, पता नहीं राम जाने कौन सी अमरौती मिलाते हैं पानी में, 60 रुपए 80 रुपए की बोतल देते हैं, और ऐसी छोटी सी लिलीपुट टाइप की बोतल होती है, शुरू होते ही खत्म हो जाती है कम वक्त। बहुत सेंसिटिव बात उठाई मैंने। अरे नहीं, ये सब तो क्योंकि जो तेलुगु फिल्म निर्माता उद्योग संघ के अध्यक्ष हैं C कल्याण, उन्होंने भी कहा कि पिछले 1 साल में हमें 2000 करोड़ का घाटा हुआ है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को। और इमेजिन करो ये बेस्ट टाइम है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का, मतलब इतना ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तेलुगु फिल्म्स के बारे में। अगर आप देखोगे RRR या ये बाहुबली 2 वर्ष पहले, या अभी पुष्पा, अभी तो मतलब इतना बात हो रहा है तेलुगु फिल्म्स के बारे में। जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर टोटल 4 हैं, KGF को हटा दें तो 3 जो हैं वो तेलुगु फिल्म और इंडस्ट्री जितने से भी आ रहे हैं। एक्टर्स साउथ से आ रहे हैं बॉलीवुड में, सब तो तेलुगु है। समांता देखो इतना पॉपुलर हो गई, विजय देवरकोंडा। अरे रुक जाओ, पहले समांता के बारे में थोड़ी देर जस्ट किडिंग। एटलीस्ट एक एक्टर तो पता होगा सौरभ को। साई पल्लवी नहीं, अभी भी कमेंट्स मिल रहा है साई पल्लवी, सौरभ को पता नहीं। नहीं, मैं लगातार जान रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि कल हमारे ललन टॉप सिनेमा टीम की पार्टी थी। मैंने उनको प्रॉमिस किया था संपादक के तौर पे कि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे नए यूट्यूब चैनल के, तो वील डू अ पार्टी। तो हम लोग यहाँ पे पास में दफ्तर के एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे डीजे था, तो वो सब गाने बजा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा, लोग डांस कर रहे। और जैसे ही पुष्पा का ये गाना आया समांता वाला, ओरिजिनल तेलुगु में, हाँ तेलुगु में प्ले किया उन्होंने। अरे वो तो मतलब मजा एकदम से लगा जैसे किसी ने आवाज बढ़ा दी हो पूरे जनता की, सब मतलब डेसिबल इतने हाई हो गए थे। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि तेलुगु सिनेमा का इतना अपील है अभी, और लैंग्वेज का मतलब कुछ नहीं है। तो आपने ये वाली फिल्म देखी महेश बाबू की सरकारी वारी पाटा? नहीं देखा। मैं तो उतना बड़ा महेश बाबू फैन नहीं हूँ, बस एक बार लेकिन उनको कवर करने के लिए मैं गई थी एक इवेंट पे। इतने भीड़ था, मतलब मैं उनके पास भी नहीं जा सकी है, वो शायद 1 किलोमीटर की दूर में थे। ये और बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी ऐसे हाथ से बताई जा रही है वहां पे। हाँ, और कुछ ज्वेलरी स्टोर का इनॉग्रेशन था बैंगलोर में, और इतना भीड़ था वहां पे, महेश बाबू के फैंस। So he's a Telugu star.
महेश बाबू तेलुगु है, हाँ। और बेंगलुरु में भीड़ थी उनके लिए। हाँ। वाओ। नहीं, बैंगलोर में वैसे तो पूरा मिक्स्ड क्राउड है ना, तो इसकी वजह आप से। इन किसी फिल्म स्टार से जो इतने बड़े स्टेचर का है मिली हैं? मतलब Have you अच्छा, ever have I met? interacted? हाँ। कमल हासन से मिली हूँ मैं, Okay. रजनीकांत से मिली हूँ मैं, हाँ। फोटो वोटो है तुम्हारे पास? फोटो तो नहीं है। है। हम भी मिले हैं। हम भी मिले हैं, हम भी अन्ना से मिले हैं। अन्ना तो बोलते हैं किसको? किसको? अन्ना तो किसी को भी बोल सकते हैं, बड़े भाई। हाँ। पर इनके लिए तो फिक्स है थलाइवा। ना। थलाइवा इज रजनीकांत एंड कमल हासन उलगन नायकन बोलते हैं। उलगन नायकन। तो ये मेरे लिए एक इसमें दिलचस्प पहलू ये भी था कि एक फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज है कि सारे 76-80 प्रोड्यूसर साथ आके इस तरह की कॉल ले सकते हैं। एक कंसर्न भी आया कि ये तो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डीप पॉकेट्स हैं इनकी, तो कुछ महीने फिल्म का शूट नहीं होगा, तो ये कह रहे हैं कि चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन जो डे टू डे वेजेस वाले लोग हैं, बिल्कुल। लाइट बॉय, साउंड बॉय, स्पॉट बॉय, थाउजेंड्स के ऐसे है कि पूरा मतलब जॉब ही गया उनका, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है उनके लिए। तो अभी ऐसे स्टॉल कर दिया। इतने आर्टिकल्स है कि अल्लू अर्जुन पूरा चिल कर रहे हैं, फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये वो फोटो लेकिन- पोस्ट कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे वो सब हो रहा है। लेकिन ये जो मतलब यूनिट में काम करते हैं ना, उनका तो पूरा एम्प्लॉयमेंट तो गया, अभी कितने समय के लिए भी पता नहीं। तो वही प्रॉब्लम है। और इतना बड़ा है कि जैसे आप बोल रहे थे फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड है, जो तेलुगु फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स भी है, उनका भी मतलब सहमत है इस प्रोटेस्ट के लिए, इस स्ट्राइक के लिए। तो इनिशियली अपोज किया गया था, पर बाद में एवरीबॉडी सब मतलब मीटिंग्स in थे line. और सब बोल दिया कि हाँ यही वे फॉरवर्ड है अभी, तो सब कुछ पे पॉज डाल दिया बस। एक दिलचस्प डाटा भी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। डेटा डिजिटल सब्सक्रिप्शन 49% बढ़ा है। एंड द फन फैक्ट इज कि मलयालम में जो कंटेंट बनता है 88% उसका जो कंज्यूमर है वो नॉन मलयालम पीपल लाइक मी, नॉन मलयालीज। जिनकी लैंग्वेज मलयालम नहीं है। 88%, 82% इन तमिल। वाह। जो तमिलनाडु में फिल्में बनती हैं उनके टोटल जो व्यूअर हैं, 100 अगर व्यूअर हैं तो 82 ऐसे हैं जो तमिल भाषा नहीं जानते हैं। और अगर वो डेटा बॉलीवुड से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड का फिल्म्स उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं साउथ में। मोस्टली सेम हिंदी ऑडियंस ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि अच्छी बनती भी नहीं है। अगर आपको मतलब कुछ बनती हैं अच्छी, पर अगर आपको सबसे अच्छी फिल्में देखनी है तो मराठी और मलयालम, हाँ। जिस तरह के प्रयोग इन दो सिनेमा में हो रहे हैं, मराठी फिल्म्स मैं नहीं देखी हूँ, कभी बंगाली में होते थे। हाँ, लेकिन मैं सुनी हूँ कि मराठी फिल्म्स में। मैं पिछले दिनों एक बड़े नेता से मिला, वो एक दूसरे बड़े नेता का जिक्र कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने एक मराठी की बड़ी मशहूर फिल्म है नट सम्राट, नाना पाटेकर की बड़ी कमाल की फिल्म है, अच्छा। तो उसका जिक्र किया। तो मैंने कहा कि किस तरह से फिल्में और उनसे उपजे जो मेटाफर हैं वो हमारी बातचीत में आते हैं और कितनी जल्दी वो चीज़ को क्लियर कर देते हैं। जैसे शूट शुरू होने के पहले मैं आपको वो करीना वाला डायलॉग बता रहा था। हाँ हाँ हाँ। है? जवान लड़की क्या अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, जब वी मेट का वो डायलॉग। अच्छा, अब रुक करते हैं तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में हम राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई और उसके बाद के जलसे के बारे में बात करेंगे। और चूंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसलिए हमें लगा कि सिर्फ हम दो लोगों की बात करने से काम नहीं चलेगा। तो अक्षिता, इस सब्जेक्ट पर हमने एक एक्सपर्ट से बात की है। क्या नाम है भाई साहब का? मिस्टर राजेश सुंदरम। वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं। हाँ, जर्नलिस्ट है, बहुत वेटरन जर्नलिस्ट है। जो राजीव असैसिन से उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात भी किया जेल में, वहाँ जाकर उनसे मिले हैं राजीव गांधी के हत्यारों से। हाँ, तो उनको जो सेंटिमेंट है उनकी स्टोरी के बारे में बहुत मतलब जानकारी है, तो उनसे मतलब भी बात किया। एजी पेरारीवलन द्रविडियन मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक लड़का था। 19 साल की उम्र में उसको गिरफ्तार किया गया था 1991 में। उस पर यह इल्ज़ाम था कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जो जैकेट बनी जिसमें वो बम लगा हुआ था, और चूंकि वो बम एक मानव ने पहना हुआ था, धनु ने पहना हुआ था, तो इसलिए उस पूरे के लिए मानव बम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पर वो शरीर के अंदर बम फिट नहीं था, शरीर के ऊपर एक जैकेट थी, उसमें बम लगा हुआ था। उस बम को तैयार करने के लिए जो बैटरी खरीदी गई थी, वो बैटरी इसी ने दो 9 वोल्ट बैटरीज थे। हाँ, 9 वोल्ट आप समझ सकते हो ना कितना है, मतलब हाँ, छोटा है, जो मतलब आपके टीवी बस में करंट वो को वाला पास नहीं कर है। दे। हाँ, ऐसे है, ऑनलाइन भी मिलेगा शायद, अभी पता नहीं उस समय कैसे था, लेकिन अभी तो मतलब ऐसे मिल सकता है। तो इनके जो पिता हैं पेरारीवलन के कोयल दासन, वो बड़े मशहूर कवि हैं तमिल भाषा के।
तो पिछले दिनों जब ये जेल से रिहा हो गए पेरारीवालन, तो इन्होंने अपने गांव में एक बड़ा जलसा किया जिसमें कई नामी लोग पहुंचे। इनके पिता 80 बरस के हुए थे, माँ 75 बरस की। डांस के वीडियो वायरल हुए। आप लोगों ने अगर बाहुबली देखी होगी, ज़्यादातर ने देखी ही है, तो उसमें कटप्पा का रोल जिन्होंने किया था, सत्यराजन नाम है? सत्यराज, तो वो भी डांस करते हुए नजर आए। तो मैं, आप चूंकि बात करने वाली हैं राजेश जी से, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए तो ये सारे लोग, भले इनको मुआफ़ी मिल जाए कि आजीवन कैद की सज़ा है, उसके बाद अच्छे आचरण के आधार पर या इनका उस कंस्पिरेसी में पार्टिसिपेशन कम था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और जो भी लर्नेड जजेस हैं वो फैसला करें, लेकिन इन हत्यारों को जो हीरो की तरह कुछ सेक्शंस में वर्शिप किया जाता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। देखो, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है कि तमिलनाडु को लगता है कि ये सब हीरोज है, मानते हैं कि इसलिए मैंने कहा एक सेक्शन, हाँ एक सेक्शन, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आई थिंक पॉलिटिकली ये मैसेज जा चुका है और उसकी वजह से एक मतलब सबको एक इकट्ठा लेकर बोल दिया कि हाँ तमिलनाडु को सबको मतलब माफ़ी चाहिए, मर्सी चाहिए वगैरह। 2-3 चीज़ है इसमें। एक तो मतलब ये क्यों हो रहा है कि कुछ लोग एटलीस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि इनको क्यों मतलब जेल में डाल रहे हो, ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा लूप होल्स था, ये लोग तो मेन कॉन्स्पिरेटर्स, मेन एक्यूज्ड नहीं है, जो मतलब जैसे पेरारीवालन 2 9 वोल्ट बैटरी दिया था, उनको लेकर बस ऐसे ही बोल दिया कि असैसिन्स है और जेल में डाल दिया। तो वो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पॉलिटिकली अगर आप देखोगे इसको, ये इसलिए है क्योंकि ये लोग सेंटिमेंट्स के, तमिल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है तमिलनाडु में, इसलिए आप हिंदी वर्सेस तमिल हमेशा आप देखोगे कि इतना ज़्यादा डिबेट है। इसी सेम ब्रांच में मतलब ये पार्टीज इसी ऊपर करते हैं, क्योंकि ये मतलब LTTE का क्या मोटिव था, तमिल ईलम बोलते हैं, तमिल ईलम मतलब ईलम मतलब राष्ट्र, हाँ ईलम उनके जो श्रीलंका के नाम था तमिल्स के लिए, वो ईलम था। तो अगर आप तमिल में बोल दोगे तो ईरम है, जो र है ना वो डालते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट था LTTE और तमिल, श्रीलंकन तमिल्स के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी असैसिन्स थे राजीव गांधी के, जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उसके लिए, उनके लिए कुछ भी सिंपैथी नहीं है। पेरारीवालन की स्टोरी अगर आप देखोगे, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा लूपहोल्स इन्वेस्टिगेशन में है, क्योंकि ये जो 2 9 वोल्ट बैटरी पेरारीवालन ने दिया था, शिवरासन को दिया था जी, द मेन कंस्पिरेटर, एग्जैक्टली, जिसने अपनी चचेरी बहन धनु और धनु लेकर आए थे, धनु और शुभा दो थी ना। हाँ, तो उनके नाम एक्चुअली बहुत फेमसली बोलते हैं वोट्रे कन्नन। ओट्रे मतलब एक आंख, अगर आप उनके पिक्चर शिवरासन की ना, हाँ एक ही आंख खराब थी। तो तमिल में बोलते हैं ओट्रे कन्नन, कन्न इज आई, ओट्रे इज वन, सो ओट्रे कन्नन। तो जब इसने 19-year-old पेरारीवालन ने ये बैटरीज दिया था उनको, और कन्फेशन में जो कोर्ट में दिया था, वो CBI बोल रहे थे कि इसने बोल दिया कि हाँ मैंने बैटरी दिया था, वो बॉम्ब में यूज़ किया था। लेकिन CBI ऑफिसर बहुत सालों पहले, शायद 2013 में बोला था कि ये वी त्यागराजन है, कि हाँ पेरारीवालन ने कन्फेस किया कि 2 बैटरी दिया था, लेकिन जो लास्ट लाइन है कन्फेशन में कि वो बॉम्ब में यूज़ किया था, वो पेरारीवालन नहीं बोला था, वो ऐड किया था। और पूरा डिफेंस भी इसी पे बेस्ड है कि उसको पता नहीं था कि इसको पता नहीं था कि किसके लिए है। इसमें तो फ्लिप साइड ये है कि अगर आप एक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर देखते हो, उसमें बिल्कुल लिखा है कि पेरारीवालन मतलब जाफना गया था, LTTE से मिला था, और उसने शिवरासन को गलत पते पे एक बाइक भी उसको खरीद एग्जैक्टली मोटरसाइकिल से बैटरी का मामला नहीं के लिए, और दूसरे नाम पे किया था। तो वो सब भी है, तो मामला थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो बेसिस है बैटरीज के ऊपर, क्योंकि वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज था, उसके ऊपर अगर आप देखोगे कि ये CBI ऑफिसर के कमेंट के बाद ही पेरारीवालन की सेंटेंस भी डेथ सेंटेंस से लाइफ हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट किया। इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये भी है कि शिवरासन जो मेन कंस्पिरेटर था, जिसने प्रभाकरन के निर्देश पर राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाया था, उसने जिन अलग अलग लोगों को एंगेज किया, जैसे धनु और शुभा को एंगेज किया, बम बनाने के लिए किसी को एंगेज किया, वहां पे मुरुगन को, सबको एंगेज किया, किसी को भी नहीं पता था कि टारगेट कौन है। और बिल्कुल आखिरी में इस पे कई दिलचस्प किताबें आई हैं।
हम राजेश जी से तो बात करेंगे जो आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आपकी पॉलिटिकल किस्सों में दिलचस्पी है तो राजीव गांधी की हत्या के ऐन पहले तक उनकी गाड़ी में जो पत्रकार मौजूद थी उनकी बातचीत के आधार पर जो एक किताब है बड़ी डिटेल में, वो उस पर आधारित एक किस्सा आप देख सकते हैं। और उनके हत्यारों को लेकर हमने पूरा एक लल्लन टॉप शो भी किया था। इन दोनों का लिंक आपको आज के आरवम के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मिल जाएगा। अब आप राजेश जी से बात करें और फिर हम रुक करेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। राजेश जी, आप बताइए, आपने पेररीवालन और जो दूसरे कॉन्विक्ट्स है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, उनसे आपने मुलाकात किया, वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। ये बात है करीब एक दशक से पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ आदेश आया था। उनके जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को लेकर जो जजमेंट आया था, उसके बाद मैं उनसे दिल्ली से वेल्लोर गया था मिलने के लिए। वेल्लोर जेल में जहाँ पे पुरुषों का जो सेक्शन था वहां पर शांतन, मुरुगन और पेररीवालन थे, और जो महिलाओं का सेक्शन था वहां पर नलिनी थी। और जब मैं उनसे मिला तो काफी एक प्रोसेस था, पहले परमिशंस वगैरह लेनी पड़ी जेलर से। और उस वक्त मेरे को याद है जयललिता चीफ मिनिस्टर होती थी, और पुलिस ने काफी रिक्वेस्ट्स के बाद परमिशन दिया। और जब मैं पहुंचा वहां पर उनको मिलने के लिए, तब भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ गई थी। तो लास्ट मिनट तक पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उनसे मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे। लेकिन इनके जो लॉयर्स थे उन्होंने somehow they prevailed, और जो जेलर थे वो मान गए कि मैं उनसे जाके एक बार मिलूंगा। और जहाँ पे वो मुलाकात के लिए एक जगह होती है जेल के अंदर, वहां पर इन तीनों को बुलाया गया, और मुझे फिर वहां अंदर जेल में जाने की अनुमति मिली, और मैं इन लोगों से जाके वहां पर मिला। और ये जाहिर बात है कि वो ज्यादा लोगों को उनको मिलना अलाउड नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ऑलमोस्ट बच्चों की तरह एक्साइटमेंट था। कई सारी चीजें अपने साथ वो मेरे लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए। कुछ किताबें थी उसके अंदर। मैं अपने साथ, मुझे याद है इंडिया टुडे में था तब मैं, और एक इलस्ट्रेटर भी था जो मेरे साथ गया था, क्योंकि हमें पता था कि कैमरा और फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, और मैं एक टीवी चैनल के लिए काम करता था उस वक्त। तो इस वक्त इसलिए हम एक इलस्ट्रेटर को लेके गए, और उस इलस्ट्रेटर ने जो मुलाकात थी उसकी स्केचेस बनाई, और उसको जब हमने हेडलाइंस टुडे के लिए तब जब किया था उसके साथ उसको पेश किया, और वेबसाइट में भी वो जो स्केचेस थी उसके साथ वो स्टोरी छपी थी। राजेश जी, जो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि तमिलनाडु में क्या एक सिंपैथी जैसा है इन लोगों के लिए जो असैसिन्स है, किलर्स है, एक फॉर्मर प्रधानमंत्री के, क्या ऐसे एक सेंटिमेंट है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट है? और जो कॉमन तमिल सिटीजन है उनके मतलब कुछ ऐसा फेवरेबल सेंटिमेंट नहीं है? इसमें अगर आप इतिहास में जाएं तो पहले जब श्रीलंका का जो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, और वहां पे जो एक तमिल नेशनल मूवमेंट जिसको कहते हैं कि एक तमिल लिबरेशन की जो बात आई थी, तो उसका एक वाइड सपोर्ट था, ना सिर्फ तमिलनाडु में लेकिन केंद्र सरकार जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो एक तरह से एक स्टेट पॉलिसी हमारी थी कि हम जो वहाँ की जो आर्म्ड ग्रुप्स थी, जो तमिल आर्म्ड ग्रुप्स थी, उनको हम लोग आर्म करेंगे, और उनकी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी उसको बाकायदा भारत लाया गया, और भारत की जो फौज है, हमारी जो आर्मी है, उन्हीं ने उन लोगों को ट्रेन किया था। तो और ये जो सेंटिमेंट था, एक जो सपोर्ट था, वो इस वजह से भी था कि तमिलनाडु में खास तौर पर एक बहुत कल्चरल एफिलिएशन है, क्योंकि जो श्रीलंका में पाक स्टेट के उस तरफ जो लोग रहते हैं वो भी तमिल मूल के हैं, और जब उनके खिलाफ कुछ जातियां होती हैं, उनके खिलाफ जब एक पूरी एक सेना अगर लड़ रही होती है, तो एक इमोशनल बॉन्डिंग है जो कि काफी पहले बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक अगर कोई वाकया है जिसके बाद से तमिलनाडु में इसमें एक चेंज आया है, वो राजीव गांधी का असैसिनेशन था। क्योंकि जिस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, जो सेंटिमेंट की बातें थी वो एक तरफ थी, लेकिन यहाँ पर एक पूर्व प्रधानमंत्री की जब हत्या कर दी गई तो बहुत बुरी तरह से चेंज हो गया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स थे, खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको संवैधानिक रिकग्निशन मिला हो या जिनको चुनाव लड़ने थे, उन्होंने, वो चाहे डीएमके हो या बाकी पार्टीज हो, उन्होंने अपने आप को एलटीटीई और उनके सिंपैथाइजर्स से बिल्कुल अलग कर दिया था।
उस वक्त से पहले भी जब IPKF भी वहां पर थी, तो कई जो राजनीतिक दल ने अपने आप को उनसे एकदम अलग कर दिया था। लेकिन ये असैसिनेशन के बाद कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने LTT और उनकी जो वायलेंस था उसका जो समर्थन था वो जारी किया, कुछ अंडरग्राउंड कुछ अबाव ग्राउंड। लेकिन पेरेरीवालन को अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ी धारणा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि इन लोगों ने राजीव गांधी को मारा है और इनकी इसके अंदर भूमिका सिद्ध हो चुकी है, उच्चतम न्यायालय में सिद्ध हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी एक सेंटिमेंट है कि शायद ये मोहरे थे और ये फंस गए हैं उसके अंदर। खासतौर पे पेरेरीवालन क्योंकि उस वक्त बहुत यंग थे वो, और उनके अगेंस्ट जो एविडेंस है उसको काफी शक के घेरे में भी आया गया है। जस्टिस अय्यर जिन्होंने कुछ जजमेंट्स इस केस में पास किए, वो खुद कई सालों के बाद फिर वो पेरेरीवालन के समर्थन में आए थे कि शायद कुछ एरर हुआ होगा। इसके अलावा अगर रघुवत्तमन जो उस वक्त CBI में थे, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने भी बाद में हलफनामे में कहा कि जिस तरीके से कन्फेशंस लिए गए, जिस तरीके से एविडेंस साक्ष्य इकट्ठे किए गए, उसमें भी शायद कुछ चूक रही होगी। तो ये सारी चीजें जो बाद में आई, उससे इस बात को बल मिला, जो एक सेंटिमेंट था कि शायद गलत लोगों को पिकअप कर दिया गया, क्योंकि जो षड्यंत्र कहा जाता है रचा गया वो प्रभाकरन ने और उनके सिपह सलार ने किया, लेकिन जो पकड़े गए। लेकिन राजेश जी, क्या ये सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड भी है? जैसे मतलब अगर आप चेन्नई जाओगे और लोगों से बात करोगे, क्या उनके बीच में भी ऐसे ही सेंटिमेंट है इन फेवर ऑफ रिलीजिंग द किलर्स? अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो वहां की जो पेरियारिस्ट ग्रुप्स हैं, पेरियारिस्ट संगठन है, द्राविड़ कड़गम है, उस तरह की जो संगठन है, वहां पे इनको लेकर बहुत अच्छा एक समर्थन है। इसके अलावा अगर देखें पेरेरीवालन की जो माँ है अर्पुतम्माल, उन्होंने कई दशकों से एक मुहिम चलाई हुई थी और उनको भी काफी सिंपैथी मिली है। आरवम की आज की आखिरी कहानी कर्नाटका से है, जहां पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कोप्पल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे जो अंजनाद्रि की पहाड़ियां हैं वो भगवान हनुमान का जन्म स्थान है और इसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद से भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर जो अलग अलग दावे हैं अलग अलग राज्यों के, वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटका की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका में अंजनाद्रि बेटा बोलते हैं, बेटा मतलब हिल्स कन्नड़ा में, बेटा। हाँ, ओके। तो इस पे काफी डिबेट हुआ है, लेकिन आप सबको मतलब हम्पी तो पता है, हम्पी इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन अंजनाद्रि के बारे में किसी को पता भी नहीं है। कोप्पल में है और इसलिए बसवराज बोम्मई बोल रहे हैं कि हम 100 करोड़ सिर्फ इस हिल के टूरिज्म प्रमोट करने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि वहाँ पे क्या है, एक हनुमान मंदिर है, 500 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। हाँ, 575 स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा व्यू भी है, मतलब तुंगभद्रा ऐसे नीचे ही है। लेकिन इस पे इतना बड़ा डिबेट हो रहा है कि लॉर्ड हनुमान कहाँ पे, उनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, और इसलिए कर्नाटका और हम्पी के पास इस जगह बोलते हैं क्योंकि जैसे बोम्मई ने उनके मीडिया इंटरेक्शन में बोल दिया कि यही है किष्किंधा, जिसको किष्किंधा बोल दिया। हाँ, किष्किंधा। किष्किंधा तो आंध्र प्रदेश में बताया जाता है। नहीं, तो वही बोलते हैं ना कि दोनों साइड से। और किष्किंधा इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये तो पहले शुरू किया क्योंकि किसी ने बोल दिया कि वाल्मीकि के रामायण में यही मेंशन्ड है कि कर्नाटका में है, कि हम्पी के पास है किष्किंधा, और फिर बोल दिया कि अगर किष्किंधा यहाँ पे है तो मतलब इसमें डाउट ही नहीं है कि यहीं पे है। आंध्र प्रदेश में जो तिरुमला है, तिरुपति जी, वहीं पे बोलते हैं कि सेम किष्किंधा है। तो इतना बड़ा डिबेट हो गया कि कहाँ पे एग्जैक्टली है। अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पुराना कोट करके बोल रहे हैं कि यहीं पे अंजनाद्रि है। अच्छा, पर किष्किंधा जो मठ है वो कर्नाटका में है। हाँ, किष्किंधा जो मतलब जो बोलते हैं ना रामायण में वनारस की किंगडम या बोलते हैं उसके बारे में, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम्पी में ही है। अच्छा, इस पे देखिए मेरे पास कुछ, एक महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद का आयोजन हुआ। हाँ। आंध्र प्रदेश से जो संत आए उन्होंने कहा कि जो तिरुमाला तिरुपति है, भगवान तिरुपति का स्थान, वही
अंजनी स्वामी, दक्षिण में भगवान हनुमान को इसी नाम से बुलाते हैं, उनका जन्म स्थान वही आंजनेय, है। हाँ। आंजनेय, आंजनेय, अंजनी के पुत्र। हाँ। आंजनेय बोलते हैं हनुमान के लिए। और जो किष्किंधा मठ है उसके जो महंत हैं गोविंदानंद सरस्वती, उन्होंने और उनके और महंत सुधीर दास के बीच नासिक में काला राम मंदिर है, वहां दावा है कि महाराष्ट्र में हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो महंत सुधीर दास और महंत गोविंदानंद के बीच झगड़ा भी हो गया उस मीटिंग में, हाँ। हाँ। और इस मीटिंग इसलिए हुआ और रद्द हो गई फिर धर्म संसद। हाँ, इसलिए हुआ क्योंकि स्वामी गोविंदानंद ने बोल दिया कि कर्नाटका में है, तो बोल दिया कि हाँ एक मीटिंग करके डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ मीटिंग पे शुरू हुई तो नासिक पहले में। झगड़ा हुआ कि कौन कहाँ बैठेगा किस क्रम में, फिर माइक पे कौन पहले आएगा, फिर उसी माइक पे बोल दिया गया, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई, फिर पुलिस को आके मामला ठंडा करना पड़ा और ये लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे, और ये डिसाइड करेंगे कि भगवान कहाँ पैदा हुए हैं, है ना। क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज्यादा आस्था का मामला है। नासिक के पास अंजनेरी एक जगह है, तो नासिक ये दावा करता है कि अंजनेरी ही भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। आप इनमें से किसी जगह गई हैं क्या? नहीं, मैं हम्पी भी नहीं गई हूँ। देखो, देख रहा है विनोद, हमको केरल के लिए कहा जा रहा था, नहीं, हम भी नहीं गए। मैं मानती हूँ कि बहुत खराब है। मैं मैसूर ये गई मैसूर हूँ। वाला सर्किट है? नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा नॉर्थ है, तो बैंगलोर है। बेंगलुरु में से मैं जहाज पकड़ के बेंगलुरु पहुंच गया। वहां से 10 घंटा लगेगा आपको हम्पी जाना। तो अगर आपको हम्पी जाना है तो सबसे अच्छा होगा बेलगावी जाना है। बेलगावी एयरपोर्ट है। हाँ, वहाँ पे एयरपोर्ट है। हम्पी में एयरपोर्ट अभी नहीं है। हाँ। वहां से ड्राइव करो हम्पी तक, क्योंकि यहाँ बैंगलोर से तो टाइम लगेगा 11 घंटा एटलीस्ट, और ट्रैफिक के साथ, बैंगलोर ट्रैफिक के साथ पता भी नहीं होगा कितना समय लगेगा। मंत्री जी बोल रहे हैं कि अंजनाद्री पहाड़ी हनुमान का मूल जन्म स्थान है, वाल्मीकि रामायण में जिक्र है, किष्किंधा पंपा नदी के पास है, उसी पंपा नदी को अब तुंगभद्रा नदी कहा जाता है। रामायण महाकाव्य में पंपा सरोवर, वली किला, वृष पर्वत, सुग्रीव गुहा, मधुबन और अंजनाद्री का जिक्र है, ये सब यहीं पर हैं। वानर इस क्षेत्र के आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपने चित्रों को गुफाओं में चित्रित किया था जो अब तक देखे जा सकते हैं। ये हमारी थ्योरी का समर्थन करते हैं कि ये क्षेत्र किष्किंधा था और हनुमान का जन्म यहीं हुआ था। तो अगर आप कभी भी हम्पी जाते हो, यहाँ पे भी जाओ, इतना पास है, 20 किलोमीटर या कुछ है। और महाराष्ट्र का दावा भी सुन लीजिए। नासिक त्र्यंबकेश्वर के बीच अंजनेरी पहाड़ी है, जिसकी चोटी पर देवी अंजनी का मंदिर है, गुफा है वहाँ पे, और कहा जाता है कि वहीं पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ है। पर एक और साक्ष्य है, ये शिवमोगा से एक दावा आया है। हाँ। रामचंद्रपुरा मठ के रागेश्वरा भारती कहते हैं गोकर्ण में है जी कि एक बीच में ना, कूडले बीच में शायद। हाँ, कि हनुमान की जन्मभूमि गोकर्णा है, और किष्किंधा में अंजनाद्री तो उनकी कर्म भूमि थी। ये मथुरा और गोकुल का मामला हो रहा है। नहीं, हाँ, पूरा मतलब इतना कंफ्यूजन फैल दिया है, लेकिन जितना कर्नाटका गवर्नमेंट मानता है वो अभी बोल रहे हैं कि अंजनाद्री ही है, और यहाँ पे इतना डेवलप करेंगे कि सब लोग यहीं पे आएगा। ऐसे वो, मैं तो ये भी बोल दिया, किसी ने पूछ लिया कि मतलब महाराष्ट्र बोल रहे हैं, आंध्र बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं यहाँ पे है, बोल दिया कि किष्किंधा यहाँ पे है और कुछ नहीं। इसमें कोई डिबेट नहीं है। हम बढ़िया रोपवे बना रहे हैं, जमीन एक्वायर कर रहे हैं, 50-60 एकड़, 100 करोड़ से डेवलप कर रहे हैं। पर सिर्फ इन्हीं के दावे नहीं है, सुनिए अब। और है हरियाणा के कैथल क्षेत्र का दावा है, झारखंड के गुमला जिले से 21 किलोमीटर दूर अंजन गांव है, उसका दावा है, गुजरात के नवसारी में अंजन पहाड़ है, उनका दावा है, राजस्थान के सुजानगढ़ का दावा है, उत्तराखंड में देहरादून और गोवा के अंजदीवा द्वीप, इन सबको भी जन्मस्थली बताया जाता है। देखो, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, बस हो गया, इससे सेटल कर लेते हैं डिबेट। हाँ, मान्यता है तो उस पर क्या ही बहस होगी। और हालांकि सबसे ज़्यादा जो दावा आता है वो अंजनाद्री को लेकर ही आता है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा, ये एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी थे, तो उन्होंने तिरुमाला तिरुपति में जो अंजनाद्री की पहाड़ियाँ हैं उनके दावे के लिए कहा। अब ये बात इतनी धार्मिक और इतनी जटिल है कि इस पर कोई पत्रकार अपनी आखिरी टिप्पणी ना करे तो ही बढ़िया है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। हाँ। गुजरात का दावा क्या है? गुजरात में भी है। यहाँ पे नूपुर बैठी हुई है हमारी नई मेंबर। डांग में एक जगह है जिसको कहा जाता है जो दंडकारण्य वन का बार बार जिक्र आता है, तो कहते हैं कि डांग जिला वही दंडकारण्य। हालांकि दंडकारण्य पर दावा जो नक्सल बेल्ट है, जो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का हिस्सा है, उसके लिए रेड कॉरिडोर, रेड जोन, दंडकारण्य उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ईश्वर की बात ईश्वर तक
और अब इंसानों की बात है कि आप जहाँ भी अपने आराध्य को माने, कोशिश करें कि उनके आदर्शों पर चलें और आपके भीतर करुणा पैदा हो। ये बहुत ज़रूरी है। आरवम अपने आखिरी पड़ाव पर है। क्या सलाह है इस वक्त, इस हफ्ते आपकी? किसके ऊपर? नहीं, एक चीज़ तो कर लेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि मैंने एक बुक दे दिया आपको। हाँ, थोड़ा सा मतलब लर्निंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक, एक शब्द के बारे में। जी। नहीं, मैं एक काम करूंगा कि मैं इसकी जो वर्णमाला है ना, हाँ। उसकी फोटो खींच के उसका प्रिंट निकलवाऊंगा बड़ा, और उसको मैं अपने वर्क स्टेशन में उस सब जगह चिपका दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखने का अभ्यास करूंगा। हाँ, और इससे मतलब और इजी हो जाता है ना? पूरा। छोटा आ, बड़ा आ, पहले स्वर से शुरू करूंगा। हाँ बिल्कुल। बताइए क्या सलाह है आपकी इस हफ्ते? ऐसे तो सलाह, मैं तो वेटरन जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कैसे दे सकती हूँ? नहीं, हम लोग बताते हैं ना आखिरी में कौन सी किताबें पढ़ें। किताबें तो मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के बारे में, मेरे को लग रहा था उसी समय मेरे को बोलना था कि एक बुक है जो नलिनी की ऑटोबायोग्राफी है, जो जेल में है। जो जेल में है, उनके प्रियंका गांधी उनसे मिलने भी गई थी। हाँ, उसी के ऊपर बुक है। तो उसके नाम है हिडन ट्रूथ्स, बेसिकली मरकपेट्टु उन्मयकलम। हाँ, क्या बोलते हैं? मरकपेट्टु उन्मयकलम मतलब हिडन ट्रूथ। क्या कहा है इसमें उन्होंने? तो इसने नलिनी पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हुआ। जो अगर आप उनकी स्टोरी जानते हो, नलिनी चेन्नई से ही थी, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। बहुत एतिराज कॉलेज आप जानते हो चेन्नई में, बहुत फेमस है, वहीं पे पढ़ी थी। शुभा और धनु उनके घर ही रही थी। हाँ, और उनके मतलब ये सब इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि मुरुगन से प्यार हो गई, और मुरुगन श्रीलंका से था, LTT के ऑपरेटिव थे एलिजिडली। तो उनकी स्टोरी के बारे में बोल देती है। लेकिन जो पूरे बुक है उसमें ये भी है प्रियंका नलिनी संदीप मतलब मीटिंग, तो उसके ऊपर भी पूरे बुक लिखी और है। ये अंग्रेजी में हिडन ट्रूथ के नाम से। हिडन ट्रूथ के नाम से है। तो ये नलिनी की ऑटोबायोग्राफी है। और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी वर्जन भी पता चलता है कि उनके लिए क्या है। बेसिकली इस बुक में क्या किसके बारे में बात करती है, ज़्यादातर प्रियंका के मीटिंग के बारे में, और क्या हुआ कस्टडी में। वो एलिज करती है कि बहुत टॉर्चर हुआ, ऐसे कन्फेशन स्टेटमेंट विड्रॉ किया हमसे, ये वो बोलती है। तो उनके वर्जन ऑफ इवेंट्स है ये बुक। बिल्कुल। और यदि आप सत्य के शोधन में लगे हैं तो आपको सभी पक्षों को जरूर जानना चाहिए। तो किताब हो गई। घूमने कहाँ जाएं? हम्पी तो हो गया। हम्पी नहीं, एक्चुअली एक एपिसोड में मैंने आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि कोडाइकनाल के बारे में बात करूंगी, तो इस बार मैं कोडाइकनाल के बारे में बात करती हूँ क्योंकि वो मेरे घर है और बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे अगर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट बताइए। मदुरै या कोयम्बटूर, दोनों में से एक जा सकते हैं। तो मदुरै से शायद 3.5 आवर्स लगेगा। कोडाइकनाल अपहिल है उसके पूरा। बाद हम अक्षता जी के घर पहुंचेंगे बस। और हमारे जो अंकल आंटी हैं वो हमको नाना प्रकार का व्यंजन खिलाएंगे। व्यंजन इज फूड। अच्छा, डिलीशियस फूड। नाना प्रकार मतलब कई तरह के। अच्छा, क्योंकि मैं हमारे मतलब तेलुगु में मैं नाना बोलती हूँ मेरे पापा को। अच्छा, हमारे यहाँ माँ के पिता को नाना बोलते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा अगर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से आपके पिता को बोलेंगे, जैसे पिताजी, नाना गारू बोलते हैं तेलुगु में। गारू गारू सम्मान सूचक है ना, क्योंकि सभी तेलुगु लोग ये जो बड़े होते हैं गारू बोलते हैं ना, वैसे। गारू मतलब बड़ा भाई या जी। जी। महिलाओं के लिए भी गारू शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मोस्टली नहीं। अच्छा। ना, एक्चुअली यूज कर सकते हैं। क्यों? मैं अक्षता गारू बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, आज का आर्वम यहीं पे समाप्त होता है। हमने सब बातें कह ली अपनी। हाँ, और अब हम जल्द कोशिश करेंगे कि हम किसी दिलचस्प जगह पर जाकर आर्वम का अगला एपिसोड रिकॉर्ड करें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब ये फेयरवेल वाला प्रणाम होता है तो उसको मलयालम में कैसे बोलते हैं? नन्नी। सो वी स्टार्टेड विद वनक्कम एंड खत्म कर रहे हैं नन्नी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्वम देखते रहिए। अगर आपको लल्लन टॉप की ये कोशिश, देख रहे हो लड़के ने कितनी मेहनत की है ना, कोशिश कितना कोशिश, अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।